हेलो गर्ल्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है परिष्कृति और परिसज्जा, यानी वस्त्रों में की जाने वाली परिष्कृति और परिसज्जा। और इसमें आज हम बात करेंगे कि परिसज्जा या परिष्कृति किसी भी कपड़े की क्यों की जाती है, अर्थात हम उनके उद्देश्यों की बात यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुनाई करने के बाद में वस्त्र लगभग तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन्हें अभी भी तैयार वस्त्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि करघे पर से जो वस्त्र उतारे जाते हैं वे आकर्षण विहीन होते हैं और छूने में खुरदुरे या रफ टच होता है, और इसीलिए इनको हम ग्रे गुड्स कहते हैं। यानी करघे पर से उतारे गए कपड़े ग्रे गुड्स कहलाते हैं। विभिन्न यंत्रों के संपर्क में काफी समय तक रहने के कारण इनमें तेल के दाग या काले भूरे धब्बे लग जाते हैं। ये देखने में गंदे और आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं। यदि इन्हें इसी रूप में बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाए तो कोई इन्हें पसंद नहीं करेगा। अतः ग्रे गुड्स पर कुछ विशेष प्रकार की परिष्कृति और परिसज्जाएं दी जाती है, जिनसे इनका रूप संवर जाता है और ये आकर्षक हो जाते हैं। इन प्रक्रियाओं से इनका रूप परिवर्तन किया जाता है। वस्त्रों को सुंदर बनाने के साथ साथ परिष्कृति एवं परिसज्जा से वस्त्रों के अनेक दोषों को भी दूर किया जाता है। अर्थात परिसज्जा देने के कई लक्ष्य होते हैं, जैसे सज्जाओं के द्वारा वस्त्र पर नमूने और डिजाइन भी उभारे जाते हैं और उनकी सतह को तरह तरह से सजाया भी जा सकता है। परिष्कृति और परिसज्जाएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ में एक एग्जाम्पल और मैं आपको यह देना चाहूंगी, जैसे वस्त्र बुनने की क्रिया के दौरान वस्त्रों पर गांठें बन जाती हैं सतह पर और रोएं बन जाते हैं, जिनको एक विशेष विधि के द्वारा काट करके साफ किया जाता है और सतह को समतल कर दिया जाता है। कुछ प्रक्रियाओं से वस्त्र को खींचकर सीधा किया जाता है और उन्हें वांछित माप का बनाया जाता है। इन सब बातों से पहले हमारे को यह जानना जरूरी है कि परिष्कृति और परिसज्जा के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो हमारा वस्त्र के बाह्य रूप को उन्नत करके उसे आकर्षक बनाना। वस्त्र कताई बुनाई के समय गंदे हो जाते हैं और तेल और चिकनाई के धब्बे उन पर पड़ जाते हैं या उन पर धूल भी जम जाती है। ऐसे गंदे और मटमैले रंग के वस्त्रों का शुद्धिकरण ब्लीच के द्वारा किया जाता है। वस्त्र की सतह पर धागे के छोर या गांठें जो होती हैं उनको काट दिया जाता है और उन्हें ब्रश से झाड़कर साफ कर देते हैं। वस्त्रों को प्रेस करके चिकना किया जाता है और वस्त्रों को दोष मुक्त करके उनको अनेक विधियों द्वारा परिसज्जा दी जाती है। कभी कभी दोषों को छिपाने के लिए विशिष्ट विधि से भी परिसज्जाएं दी जाती है। जैसे वस्त्र पर रोएं उठा दिए जाते हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है फलालेन के जो वस्त्र होता है उसमें रोएं उठा करके उस वस्त्र का निर्माण किया जाता है, जिससे कोई बेसिक या आधारभूत कोई जो अगर दोष होता भी है तो उसका आपको पता नहीं चल पाता। इस प्रक्रिया से कड़े वस्त्रों को मुलायम बना दिया जा सकता है और अलग वर्ग से वस्त्र भी तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार परिसज्जा को देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वस्त्र को कैसे भी हो उसको अधिक से अधिक सुंदर और आकर्षक बनाया जा सके। दूसरा जो इसका उद्देश्य है वह वस्त्र की प्रयोजन अनुकूलता और उपयोगिता को बढ़ाना, यानी टू इंक्रीज द सुटेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ द फैब्रिक। तो कताई और बुनाई के बाद जो वस्त्र करघे से उतर कर आते हैं वे बेजान से लगते हैं। ये ढीले ढाले और नरम से प्रतीत होते हैं। इनमें कड़कपन और ताजगी का अभाव रहता है। इनमें से परिधान बनाए जाए तो वो सुंदर नहीं लग सकते और आकार विहीन और स्टाइल रहित दिखाई देते हैं, और इनमें एक ड्रेपिंग की जो क्वालिटी होती है वो भी इसमें नजर नहीं आती।
लेकिन वस्त्र को किसी न किसी प्रयोजन के लिए क्योंकि खरीदते हैं, तो जैसे पर्दे हैं, चादर, गिलाफ, परिधान या पोशाक के लिए, तो उनमें ऐसे गुण लाना अनिवार्य होता है जिससे कि वे काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। यानी विभिन्न प्रयोजनों के अनुकूल बनाने के लिए उनमें उन्हीं के अनुरूप गुण लाने का काम परिष्कृति और परिसज्जा द्वारा ही किया जाता है। विशिष्ट विधियों से कुछ वस्त्रों को क्रीज रेजिस्टेंट बनाया जाता है, यानी उनमें क्रीज नहीं पड़ती, कोई सल नहीं पड़ते। कुछ मसालों या रसायनों के उपयोग से उन्हें जल अभेद्य तथा अज्वलनशील भी बनाया जा सकता है। जल अभेद्य बोलते हैं वाटर रेजिस्टेंट। जैसे बरसात के दिनों में जो वस्त्र पहनते हैं वो जल अभेद्य होते हैं, जिससे वो उन वस्त्रों को पहनने के बाद हम गीले नहीं होते। और अज्वलनशील यानी फायर प्रूफ, जो कि आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं वो अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं और उनके वस्त्रों को इस परिसज्जा द्वारा, फायर प्रूफ परिसज्जा द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान के व्यस्त जीवन में सुविधा प्रदान करने के लिए वस्त्रों पर ऐसी परिसज्जाएं दी जाती है जिससे वे धोने और सुखाने के बाद बिना प्रेस के ही पहनने योग्य हो जाएं। कुछ परिसज्जाएं वस्त्र को सिकुड़ने, कीड़े लगने आदि के कारण व्यर्थ होने से बचाने के लिए दी जाती है। इन परिसज्जाओं से वस्त्र प्रयोजन के अनुकूल बनता है और अधिक दिनों तक उपभोक्ता के काम आ सकता है। तीसरा जो उसका उद्देश्य है वो विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए, वैरायटी लाने के लिए, टू प्रोड्यूस द वैरायटी। सभी वस्त्र करघे से निकलने के बाद लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। यदि बाजार में सभी वस्त्र समान एक जैसे रंग रूप के मिले तो हमारे लिए वो मोनोटोनस हो जाता है, यानी एक रूपता रहती है, जिससे कि हम उसको पसंद नहीं करेंगे। तो परिसज्जाओं की अनेक विधियों से वस्त्रों में विभिन्नता लाई जाती है और उन्हें रंग बिरंगे तरह तरह के नमूने और डिज़ाइनों में हमारे सामने लाया जाता है। रंगों से, डिज़ाइन से, छापों से एक ही वस्त्र अनेक रूपों में उपभोक्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसे इस योग्य बनाया जाता है कि वह विभिन्न प्रकार की पसंद और उनकी रुचि को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सके। रंगों, छापों और नमूनों के अतिरिक्त परिसज्जा की यांत्रिक विधियों से वस्त्र की रचना में परिवर्तन लाकर भी वस्त्रों के रूप में विभिन्नता लाई जाती है। किसी पर रॉय उठा दिए जाते हैं, किसी पर गांठें बना दी जाती है, किसी की सतह चमकदार बनाई जाती है तो किसी की चमक कम कर दी जाती है, किसी पर नमूने अंकित किए जाते हैं तो किसी पर लहरें अंकित की जाती है और कई बार उनके ऊपर सल भी रह जाता है। आपने देखा होगा क्रीज वाली साड़ियाँ या क्रीज वाला मटेरियल भी आजकल बाजार में उपलब्ध है, तो परमानेंट उसके ऊपर सलवटें पड़ी रहती है और उनको हम विभिन्न कामों में लेते हैं। इस प्रकार वस्त्रों में परिष्कृति और परिसज्जा की विभिन्न विधियों के द्वारा विविधता और विभिन्नता लाई जाती है, जिससे अपनी अपनी रुचि के अनुरूप नमूने और डिजाइन के वस्त्र हम प्राप्त कर सकें और इनसे वस्त्रों की गुणवत्ता में यानी क्वालिटी में भी वृद्धि की जाती है। एक उद्देश्य है वस्त्रों को कड़ा करना तथा उनका वजन बढ़ाना, यानी टू इंक्रीज द स्टिफनेस एंड वेट ऑफ द फैब्रिक। करघे से उतारा हुआ वस्त्र, जैसा कि अपन ने पहले भी बात करी कि वो वस्त्र ढीला ढीला होता है, तो ऐसा विरूप वस्त्र किसी काम के लिए उचित नहीं प्रतीत होता। अतः इन पर ऐसी परिसज्जा देनी पड़ती है जिससे उनमें कुछ कड़ापन आए और आकार में स्थिरता रहे। विभिन्न प्रयोजनों के लिए वस्त्रों में कड़ेपन की मात्रा आवश्यकता अनुसार दी जाती है। कुछ वस्त्रों में थोड़ा कम कड़ापन होता है, कुछ में अधिक की आवश्यकता होती है। वस्त्रों पर कड़ापन लाने के लिए मांड या गोंद आदि का प्रयोग किया जाता है। इनका चुनाव रेशों के गुणों पर और प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिन्हें मुलायम करने की आवश्यकता होती है, यानी विपरीत गुण इनमें पैदा करना होता है और जिसके लिए हम ग्लिसरीन, मोम, पैराफिन आदि पदार्थों का उपयोग करते हैं। कुछ वस्त्रों को वजनी या भारी बनाया जाता है, जैसे सिल्क का जो वस्त्र है वो बहुत लाइट वेट होता है, तो उसके वस्त्रों को वजनी करने की आवश्यकता रहती है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में वो बहुत हल्के होते हैं। इस काम के लिए मैग्नीशियम या अन्य मेटेलिक लवण या धात्विक लवणों का प्रयोग किया जाता है। अन्य वस्त्रों में भारी बनाने के लिए चाइना क्ले
स्टार्च और फुलर का भी प्रयोग किया जाता है। लास्ट उद्देश्य है अनुकरण वस्त्र बनाने के लिए, यानी टू प्रोड्यूस इमिटेशन। वस्त्रों पर परिसज्जा देने का एक ध्येय यह भी है कि वस्त्र के अपने मौलिक बाह्य रूप को बदलकर उसे किसी अन्य प्रकार के वस्त्र के समान बनाया जाता है। इस तरह की परिसज्जाएं अनुकरण वाले वस्त्र तैयार करने का भी काम करती है। जैसे सूती वस्त्र पर रोएं उठाकर ऐसा बना दिया जाता है कि वह गर्म वस्त्र के समान हो जाता है और उसमें कुछ गर्मी का गुण आ जाता है। और इस जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि कुछ जो वस्त्र आपको बाजार में मूल रूप में बहुत महंगे होते हैं, बहुत व्यय साध्य होते हैं, उनका डुप्लीकेट मार्केट में आ जाता है। तो डुप्लीकेट का अर्थ क्या है कि हम उससे मिलते जुलते वस्त्रों के ऊपर कुछ परिसज्जाएं या परिष्कृति इस प्रकार से दें कि वो वस्त्र उसके समान दिखने लग जाए, और उसका नाम हम दे देते हैं आर्टिफिशियल। तो आपने आर्टिफिशियल सिल्क भी देखा होगा, आपने कई इस तरह के धागे देखे, और जनरली सिल्क के धागे के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिल्क का जो वस्त्र है वो काफ़ी महंगा है और आमजन के लिए वो एक व्यय साध्य रहता है। तो आर्टिफिशियल सिल्क का प्रचलन आपको बाजार में मिल जाएगा। इसी प्रकार से कॉटन के भी आपको दिख जाएंगे, सूती के भी, कि उसमें कुछ परिसज्जाएं जो सूती वस्त्रों में मूल रूप से होती है उनको उत्पन्न करने के लिए विभिन्न जो आर्टिफिशियल जो आपके फाइबर्स हैं उनमें उस तरह की परिष्कृति दे करके या परिसज्जा दे करके हम उन वस्त्रों को वैसा बना देते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जो कि आपकी इस परिसज्जा या परिष्कृति की विधि को तय करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टाइप ऑफ फिनिश टू बी गिवन, यानी परिसज्जा और परिष्कृति की विधि के निर्णायक तत्व कुछ हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। तो परिष्कृति और परिसज्जा की अनेक विधियां हैं और इनसे वस्त्रों को विविध रूप प्रदान किए जाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं एक ही वस्त्र पर प्रयुक्त नहीं की जाती। इनका चुनाव आवश्यकतानुसार और प्रयोजन के अनुसार किया जाता है। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनका हर वस्त्र पर प्रयोग किया जाना जरूरी है, और बाकी में से हम चुनाव करके एक या दो का प्रयोग हर वस्त्र पर करते हैं। परिष्कृति और परिसज्जा की प्रक्रियाओं का चयन निम्नांकित बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं परिष्कृति, कोई भी परिष्कृति या परिसज्जा का चुनाव करते समय। तो सबसे पहले हम इसमें जिस बात का ध्यान रखते हैं वो होता है रेशे की प्रकृति। यानी रेशे की प्रकृति में उनके भौतिक गुण धर्मों को देखा जाता है। इसके अंतर्गत रेशे की जल को सोखने की क्षमता, उनके फूलने की शक्ति, उन पर रगड़, घर्षण या दबाव आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और उसी के अनुसार परिसज्जा की विधि निर्धारित की जाती है। रेशों की रासायनिक प्रवृत्ति तथा विभिन्न रसायनों के लिए प्रतिक्रिया को भी देखा जाता है और परिसज्जा की विधि के विषय में निर्णय लेने में इसका भी ध्यान रखा जाता है। यदि रेशों के भौतिक और रासायनिक गुणों को बिना जाने बुझे परिष्कृति या परिसज्जा दे दी जाए तो उसका वांछित प्रभाव नजर नहीं आएगा और वह विधि निष्फल सिद्ध हो सकती है। दूसरा जो फैक्टर है वो धागे की किस्म और बुनाई की विधि। परिष्कृति और परिसज्जा की प्रक्रिया को निर्धारित करने के पहले वस्त्र में प्रयोग होने वाले धागे की किस्म तथा बुनाई की विधि को भी देख लिया जाता है। साधारण धागे अर्थात एक ही वर्ग के रेशे से निर्मित तथा समस्त लंबाई में एक समान बटाई वाले धागे पर किसी भी प्रकार की परिसज्जा सरलता से दी जा सकती है। धागे की रचना जितनी गूढ़ या विषम होगी उस पर परिसज्जा देना उतना ही कठिन होता है। इसी तरह से साधारण बुनाई से तैयार वस्त्र की सतह की संग्राहकता किसी भी प्रकार की परिसज्जा के लिए अच्छी रहती है, किंतु सजावट वाली बुनाइयां कठिनाई से परिसज्जा को ग्रहण करती है। विषम और मिश्रित धागे और गूढ़ बुनाई दोनों में ही शोषण शक्ति की कमी हो जाती है, अतः सफल परिसज्जा के लिए अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये थे
फैक्टर्स जो कि परिष्कृति और परिसज्जा को निर्धारित करते हैं। अगली कक्षा में हम टाइप्स ऑफ परिष्कृति में देखेंगे, जिसमें हमारी केमिकल एंड फंक्शनल फिनिशेस के बारे में हम बात करेंगे।